लेक्चर नंबर 9 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस लेक्चर में अनसर्टेनिटी का जो मतलब है वो हमारे पास एक ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करेगा। यहाँ पर इस लेक्चर में अनसर्टेनिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें गैर यकीनी रिज़ल्ट आएंगे या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इस लफ्ज़ से हटकर इस लेक्चर का नाम है। इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन को हम जितनी भी स्ट्रॉन्ग और सुपर माइक्रोस्कोप से देखना चाहें हमें वो नज़र नहीं आएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी रिसर्च, इतनी थ्योरीज़ और इतना सब कुछ जो हमें पढ़ने को मिलता है उसको हम सच मानकर आगे क्यों चलते हैं, ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में उसका मॉडल डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी जगह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम उस गैर यकीनी सूरत हाल के करीब करीब जो रिज़ल्ट होता है उसे सच मान लेते हैं। उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ मैच करके देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के करीब करीब या एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के ऊपर पूरा उतरा है या नहीं। इस पिक्चर में आपको एक एटॉमिक मॉडल नज़र आ रहा है। नील बोहर ने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया था तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इस शेप में गर्दिश करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। ऑर्बिट नज़र आता है बट इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आता। लेकिन एटॉमिक मॉडल में हम एक डॉट बना देते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को हम पहचानते हैं उसके क्लाउड से। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो वो एक क्लाउड बना लेता है। जैसा कि आपको यहाँ एक थिकनेस ऑफ डॉट नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके क्लाउड की जो मोटाई है या डायामीटर है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। इस एटम का जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इतना थिक है और उसका इतना साइज़ है और उसकी एनर्जी इतनी है। ये सारा कुछ हमें उस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बताता है। ये इन्फॉर्मेशन जब हम एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट से मैच करते हैं तो अगर ये करीब करीब आ जाती है तो हम उसी अजम्पशन को दुरुस्त मान लेते हैं। यूके में या वेस्ट में 100 से ऊपर जेंडर हैं। ये एक नई बात है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आपने 3 जेंडर सुने होंगे, मेल, फीमेल और शीमेल। लेकिन यूके में और वेस्ट में 100 से ऊपर जेंडर हैं। अब इसके बारे में फिर किसी लेक्चर में मैं डिटेल से बात करूँगा कि ये जो 100 जेंडर्स हैं ये क्या है और ये कैसे बनते हैं। यूके में एक स्पोर्ट्स है जिसका नाम है स्लैपिंग कॉन्टेस्ट। इसमें होता ये है कि 2 पर्सन आमने सामने एक दूसरे को स्लैप करते हैं और जो रेफरी होता है वो इन दोनों के स्लैप करने के निशान से पहचानता है कि किसने किसको कितनी ताकत का स्लैप किया है या थप्पड़ मारा है। वो पैच ये एक पाउडर की शक्ल में एक दूसरे के फेस के ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ पर देखें, ये पर्सन इस पर्सन को स्लैप कर रहा है और इसने अपना हाथ एक वाइट कलर के पाउडर से डिप किया हुआ है। जब ये इसको स्लैप करता है तो वो वाइट कलर
इस शख्स के फेस के ऊपर ऐसे नज़र आता है और इस वाइट कलर के पैच से हमें पता चलता है कि इसे कितनी ताकत की चोट पड़ी है। और फिर हम उस फोर्स का ग्राफ बना लेते हैं और फिर रेफरी उस फोर्स के ग्राफ से नंबर या पॉइंट कंटेस्टेंट को देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है। हम फोर्स का जो असर है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको उसके पैच से पहचानते हैं। उस फोर्स की एनर्जी जो है वो हमें उसका पैच बताता है, उसका निशान बताता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले हमने 2 लेक्चर डिविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, ये अबाउट डुअल नेचर ऑफ द लाइट पार्टिकल हमने पढ़े थे। इन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने लाइट को एज ए वेव और एज ए पार्टिकल डिस्कस किया था। हमने एक मेटालिक शीट रखी थी यहाँ पे और कभी हमने उसको वेव स्ट्राइक करके स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल दिखाए, कभी हमने पार्टिकल से उसको स्ट्राइक किया जिसके नतीजे में वेव स्कैटर्ड हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे में मर्ज भी हुई। हाइजेनबर्ग जीपी थॉम्सन से पहले आया था। इसका जो एक्सपेरिमेंट या जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये जीपी थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट से पहले का है। हाइजेनबर्ग नील बोहर का असिस्टेंट था। नील बोहर जिन्होंने एटॉमिक मॉडल के ऊपर अपनी थ्योरी पेश की और एक मॉडल ड्रॉ करके सबसे पहले दिया था। हाइजेनबर्ग उसी यूनिवर्सिटी में उनके असिस्टेंट लेक्चरर थे। हम उस मेटालिक शीट का एक एलिमेंट एज अ पार्टिकल एज्यूम करते हैं और उस एलिमेंट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ लाइट है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं और उसके ज़रिए हम इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करते हैं या इस अजम्पशन पे स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे हमारे पास 2 रिज़ल्ट आते हैं। एक तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाता है अबाउट दिस पोजीशन और दूसरा इसकी जो एनर्जी है अबाउट दिस पोजीशन ट्रैवल कर जाती है। अब हम इसकी एनर्जी और इसकी पोजीशन को देखना चाहते हैं, यानी कि इसका मोमेंटम और इसकी पोजीशन को देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिकल की वेव यहाँ पर हमारे पास आ रही है, बट क्योंकि हम यहाँ पे हैं हमें जो दूसरी तरफ स्कैटरिंग जो पार्टिकल था जिसकी पोजीशन थी वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। या फ़र्ज़ करें हम अगर यहाँ पे खड़े हैं और हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इसकी पोजीशन का पता चलेगा। इस पार्टिकल की जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उसका हमें कतई तौर पर पता नहीं चलेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इस पार्टिकल के इस अजम्पशन के चारों तरफ माइक्रोस्कोप्स लगा देते हैं, सुपर माइक्रोस्कोप्स। उसके ज़रिए हम इसकी स्कैटरिंग, इसका मोमेंटम, इसकी पोजीशन देखना चाहेंगे इस पार्टिकल की, तब भी हमें इसी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा कि पार्टिकल की पोजीशन कहीं पर होगी और उसका मोमेंटम कहीं पर होगा। यही असल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसकी स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सुपर माइक्रोस्कोप है। उस माइक्रोस्कोप से हम इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट था उसमें जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और जब ये फोटॉन इस पार्टिकल से स्ट्राइक करता है तो उसका मोमेंटम h
over लैम्डा है, वेयर h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जब हम देखते हैं कि स्ट्राइक होती है तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन कोलिजन की वजह से चेंज कर लेता है, यानी कि इसका वो मोमेंटम नहीं रहता जो होना चाहिए। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये असल में इसकी एनर्जी और इसकी पोजीशन को चेंज करेगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह अप्रोक्सीमेशन में रिज़ल्ट देगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ये पार्टिकल की पोजीशन है जिसे हमने लिंक किया वेवलेंथ के साथ। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर कैंसिलेशन ये रिज़ल्ट आएगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिज़ल्ट है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली h की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अगर हमारे पास इन दोनों का रिज़ल्ट नहीं आ सकता तो हम सिर्फ h का रिज़ल्ट मालूम कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो फोटान था उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन इस h के रिज़ल्ट के साथ मैच कर रही है, और इसी बेस के ऊपर फिर हम अपनी फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626176 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फ़र्ज़ करें इसकी हमने एनर्जी मालूम करनी है इसी फोटान की जो इस पार्टिकल को स्ट्राइक करके मिलती है। तो जब अनसर्टन कंडीशन होगी उसकी एनर्जी की तो पिछले फार्मूले को हम इस शक्ल में लिखेंगे। यहाँ मोमेंटम की जगह हमने एनर्जी लिख दी जो चेंज इन एनर्जी होगी, और यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन की जगह उसका टाइम होगा। इस फार्मूले को हम इस तरह पढ़ेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन टाइम एग्जैक्टली। ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक और फॉर्म है। फ़र्ज़ करें हमारे पास स्ट्राइक करने वाला जो फोटान है उसकी फ्रीक्वेंसी v है, और हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर तमाम की तमाम वेवलेंथ की रिकॉर्डिंग होती है जो उस मशीन के अंदर से गुज़रती हैं। फ़र्ज़ करें उनकी वैल्यू हमने n रखी है और वो डेल्टा t टाइम के अंदर उस मशीन से पास होती हैं। तो फिर हम अगर एक पार्टिकल की बात करें तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 4 में जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये। इस रिज़ल्ट को जब हम मास एनर्जी इक्वेशन से रिलेट करेंगे तो हमारे पास जो मास एनर्जी रिलेशन है उसकी इक्वेशन आएगी ये। इसमें h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और v हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन अगर चेंज हो रही है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 5 में दिखाई, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के h के इक्वल आ रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि एनर्जी हो या मोमेंटम हो या पोजीशन हो या उस फोटॉन की टाइमिंग हो, सब जगह पे हमारे पास अगर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद h के इक्वल आए तो हम उसको दुरुस्त मानेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे। हमारे पास एक टिपिकल जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ होता है 10⁻⁻14 मीटर। अगर हम ये समझें कि इस न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा है तो इसके साइज़ के अंदर चेंजिंग आनी चाहिए।
अगर इसके साइज़ के अंदर चेंजिंग नहीं आती तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस तरफ भी हमारा इंडिकेशन करता है। हम इसको इस तरह लेंगे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टिपिकल न्यूक्लियस 10⁻⁻14 है और ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड दी न्यूक्लियस, फ़र्ज़ कर लेते हैं। और फिर हमने इसको लिंक किया डेल्टा H अप्रॉक्सीमेशन इक्वल टू -14 मीटर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास मोमेंटम इसका ये आया और एनर्जी जो है वो इस अजम्पशन की ये आई, जो कि कह रही है thus for electron to be within the nucleus it should have an energy greater than 12